हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। आपको बता दें, हम आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के तटीय इलाके से टकराया चक्रवाती तूफान ग्यास। भद्रक के धामरा से टकराया चक्रवाती तूफान ग्यास। भद्रक में तेज हवाएं और भारी बारिश लगातार जारी है। ओडिशा के बालासोर में भी तेज हवाएं और भारी बारिश लगातार चल रही हैं। बंगाल के दीघा में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ओडिशा के भद्रक में तेज हवाओं का दौर की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ताउते के 10 दिन बाद ये अगला तूफान ग्यास की आफत और लगातार एक घबराहट संकट बना हुआ है। लैंडफॉल के बाद तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की तस्वीर। ओडिशा के भद्रक में तट से टकराया ग्यास तूफान। ग्यास ओमान ने नाम दिया है, जिसका मतलब निराशा होता है, और चारों तरफ यही तस्वीर दिख रही है। परेशानी का सबब ओडिशा के भद्रक में तट से टकरा चुका है ग्यास। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दोपहर तक ये लैंडफॉल करेगा और उसके बाद लगातार बारिश होगी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के आसपास। इसके अलावा इवैक्यूएशन का काम लगातार हुआ। तटीय इलाकों के आसपास जितने लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हवाई सेवाओं को बंद कर दिया है अगले 1 से 2 दिन के लिए। लेकिन ताउते के 10 दिन बाद ये नया तूफान ग्यास तूफान ग्यास तूफान ओडिशा के भद्रक जिले से टकराया है। यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसके कारण बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर जिले के धमरा में तेज हवाएं चल रही हैं। तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवाओं की गति कितनी तेज है। लगातार जो पेड़ पौधे हैं वो गिरते जा रहे हैं। हवाओं का जो प्रभाव है वो सीधा तौर पर इन पेड़ पौधों पर दिख रहा है। इसके ओडिशा के धमरा के तट पर 11 बजे तक पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भी तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है और यही आलम अगले 2 से 3 दिन बना रहेगा। लेकिन आज कई राज्यों में और पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करें तो इसके कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट। ऐसे में चेतावनी दी गई है, बहुत सख्ती बरतने की ज़रूरत है। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके अलावा वायुसेना की टीम भी लगातार अपनी हर तैयारी के साथ मुस्तैद है। बेहद खतरनाक हो चुका है तूफान। आज दोपहर ओडिशा के पारादीप और सागर आइलैंड के बीच से गुजरेगा। चक्रवात के कारण 6 राज्यों यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा और बंगाल के साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक के कई तटीय इलाकों में बीते दिन मंगलवार से ही तेज बारिश के साथ आंधी जारी है। ग्यास तूफान सुबह 6:45 पर ओडिशा के धमरा से 40 किलोमीटर और बंगाल के दीघा से 90 किलोमीटर दूरी पर था। इससे ओडिशा के चांदीपुर और अब्दुल कलाम आइलैंड पर यानी कि डीआरडीओ की मिसाइल लॉन्चिंग साइट को नुकसान पहुंचने की आशंका है। देश की सभी लंबी दूरी की मिसाइल को यहीं से लॉन्च किया जाता है। ओडिशा के 6 जिलों में हाई रिस्क जोन घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात हैं। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर और नावें राहत कार्य के लिए रिजर्व रखी हैं। तूफान को लेकर ओडिशा के 6 जिले हाई रिस्क जोन पर घोषित किए गए हैं। हम आपको पश्चिम बंगाल के दीघा की तस्वीरें अब दिखाते हैं, जहां दीवार तोड़कर समंदर का पानी शहर के अंदर घुस गया है।
दीघा में दीवार तोड़ शहर में घुसा समंदर का पानी। दाऊदे के ठीक 10 दिन बाद नया तूफान यास की आफत, तबाही की आहट, और ये यास अम्फान से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई है। और लगातार यही संकेत दिख रहे हैं। दीघा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस कदर दीवार तोड़कर शहर में ही घुस गया समंदर का पानी। तो ये जो बहाव है बहुत तेज है, समंदर की जो लहरें हैं वो बहुत ऊंची हो चुकी हैं। हवाओं की रफ्तार लगातार 155 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। दाऊदे के 10 दिन बाद देखिए अब चक्रवाती तूफानों में 77% खतरनाक श्रेणी में ये तूफान माना जा रहा है। तटीय इलाकों से टकराया यास तूफान, खतरा अभी भी टला नहीं है, लगातार बना हुआ है। ओडिशा और बंगाल में तटीय इलाकों से टकराया है, लेकिन आगे जिस तरह से वक्त गुजर रहा है और दोपहर का वक्त जितना नजदीक आएगा उतना ज्यादा एक डर का साया और खतरे का संकेत मौसम विभाग की तरफ से बताया गया। हमारी संवाददाता पूजा मेहता पश्चिम बंगाल की दीघा से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रही हैं, बता रही हैं कि अभी क्या ताज़ा अपडेट है। पूजा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं दीघा की, किस कदर दीवार तोड़कर समंदर का पानी आगे की ओर बढ़ चला है, लेकिन अभी मौजूदा क्या अपडेट है, किस तरह से तैयारी एनडीआरएफ की तरफ से बनी हुई है और कितना नुकसान अब तक हो गया है? देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग की ओर से ये औपचारिक तौर पर अनाउंस कर दिया गया है कि लैंडफॉल की जो प्रोसेस है वो 9 बजे शुरू हो चुकी है। ओडिशा के तट से टकरा चुका है ये चक्रवाती तूफान यास। अब से बस कुछ ही देर में ये पश्चिम बंगाल में भी दाखिल होगा और जैसे जैसे अब लैंडफॉल होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यहाँ पर बेहद तेज हवाएं शुरू हो चुकी है और बेहद तीव्रता के साथ ये चक्रवाती तूफान जो है यास बंगाल के तट से टकराएगा। मैं तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दूं प्रियंका। देखिए हमारे पीछे समुंदर है और जो मेन लैंड है वो बिल्कुल उसके साथ मिल चुका है। दीवार तोड़कर ये पानी जो है यहाँ पे शहर में घुस चुका है। सारे इलाके में जल जमाव आपको दिख रहा होगा और सामने अगर आप देखें तो ये पूरा पार्क का इलाका है, लेकिन पार्क अब दिख ही नहीं रहा है क्योंकि पूरा पानी से भी डूब चुका है। हमारे सामने कुछ और मकान है जो बिल्कुल इस समुंदर से सटे हुए हैं। वहां देखिए कितना पानी जम चुका है। आप देखिए खिड़की दरवाजे तक जो है ग्राउंड फ्लोर वो डूब चुका है। तो ये चूंकि हाई टाइड का भी समय है, मुश्किलें कई गुना ज्यादा है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है हाई टाइड चलनी है और ये टाइम जो है कोलाइड कर रहा है जो लैंडफॉल का समय है। तो परेशानी इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि लैंडफॉल में जैसे इस तरीके की ऊंची लहरें अगर उठती, उससे पहले ही इस तरीके की ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुका है। समुंदर उफान पर है, 13 से 14 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और लैंडफॉल से पहले ही शहर में समुंदर का पानी घुस चुका है। और चूंकि ये 11 बजे तक हाई टाइड और उसके बाद चूंकि 9 बजे लैंडफॉल का समय शुरू हुआ है, प्रक्रिया शुरू हुई है, लगभग 3-4 घंटे तक चलेगी। पूजा, आपसे ये जानकारी और लेना चाहते हैं कि इसके आसपास कितने कच्चे मकान थे और कितना नुकसान वहां हुआ। दूसरा ये कि कितने जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए प्रियंका, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परसों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह दिया था कि पश्चिम बंगाल के कुल 20 जिले जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन 6 ऐसे जिले हैं जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं, जिनमें कई गुना ज़्यादा कोस्ट लाइन एरिया है। तो अगर हम बात करें ईस्ट मिदनापुर की, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, वेस्ट मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ईस्ट मिदनापुर और अगर दक्षिण 24 परगना की बात करें तो एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो कोस्ट लाइन के आसपास रहता है। हालांकि सरकार की ओर से 10 से 12 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर साइक्लोन सेंटर्स में रखा गया है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल समुंदर से सटे हुए हैं जहां पर अभी भी लोग रह रहे हैं, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वेस्ट के बावजूद, एनडीआरएफ के रिक्वेस्ट के बावजूद वो अपने घरों को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं थे। तो उनको इवैक्यूएट करना
करना बेहद मुश्किल हो रहा है। और कल रात तक जो है इवैक्यूएशन प्रोसेस चली है, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर लोग अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का डर लग रहा था, कोरोना काल है, आखिरकार क्या अरेंजमेंट्स होंगे साइक्लोन सेंटर पर। लेकिन सरकार ने जितना मुमकिन होता इवैक्यूएशन करना बड़े पैमाने पर किया है। ठीक है पूजा, एनडीआरएफ की तरफ से कितनी तैयारी है, कितनी टीमें तैनात हैं और भारतीय वायुसेना की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं ताकि किसी भी तरह के नुकसान को रोका जा सके और नुकसान की भरपाई कैसे हो? बिल्कुल, देखिए नुकसान तो ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरीके का या जितना इंटेंसिटी के साथ ये बंगाल के तट से टकराएगा, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये टकराएगा, तो कच्चे घर है तो वो ज़रूर टूटेंगे। लेकिन सरकार की अगर बात करें, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनका बस ये मोटिव है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हो। अगर कच्चे घर टूटेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार कॉम्पनसेशन देकर उनको फिर एक बार जो है वो घरों को खड़ा कर देंगे, लेकिन ह्यूमन कैजुअलिटी को बिल्कुल जीरो रखी जाए। कहीं ना कहीं इस वजह से भी इस बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है। ठीक है, तो ऐसी कैजुअलिटी की अभी तक कोई खबर तो नहीं है पूजा, पहला। और दूसरा ये कि लगातार जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ये माना जाए कि लैंडफॉल के बाद स्थिति सामान्य हो सकती है या लैंडफॉल के बाद भी खतरा नहीं टलेगा? सबसे पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। जहां तक कैजुअलिटी की बात है, ये पूरा असेसमेंट होगा जब लैंडफॉल की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और हर एक जिले के जो अधिकारी है वो एक असेसमेंट करेंगे कि आखिरकार कितनों की जान गई है, अगर गई है तो, और कितना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। लेकिन कल हमने देखा, कुछ तस्वीरें आई थी हुगली जिले से, वहाँ पे हमने टॉर्नेडो लाइक एक स्टॉर्म देखा है। तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर लोगों की जान गई है इलेक्ट्रिक्यूट होकर। 2 लोगों की जान गई है हुगली में इलेक्ट्रिक्यूट होकर, क्योंकि हालांकि आज तूफान जो है बंगाल के तट से टकराएगा, लेकिन पिछले 2 दिनों से तेज बारिश और तेज हवाएं शुरू हो चुकी थी राज्य भर में। और दूसरा सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि एनडीआरएफ की 45 टीम्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है, जो लोग रिस्टोरेशन का काम करेंगे। लेकिन लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है, बार बार राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये क्लियर किया गया है कि आप ये ना समझे कि लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई तो अपना घरों से निकलना शुरू कर दे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया खत्म होने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। और एक स्टॉर्म जो होता है उनके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड ऑफ द स्टॉर्म होता है, आई ऑफ द स्टॉर्म होता है और टेल ऑफ द स्टॉर्म होता है। तो जब तक टेल ऑफ द स्टॉर्म आपके राज्य से या आपके इलाके से होकर आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक नहीं निकलना है। और अगर इस चक्रवाती तूफान यास की बात करें तो 35 किलोमीटर इसका आई ऑफ द स्टॉर्म है, जिसका मतलब है कि बेहद बड़ा रेडियस है। ठीक है पूजा, बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत ही जोखिम भरी तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। हम सीधा रुख करेंगे अब पारादीप की तरफ। जो राजेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं पारादीप से और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे राजेश, किस तरह की तस्वीरें वहाँ पर, कितनी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं? क्या ये माना जाए कि खतरा ओडिशा में ज़्यादा है बंगाल के मुकाबले? जी, उड़ीसा में ज़्यादा है, क्योंकि धामरा जो पोर्ट है भद्रक जिले में, वही लैंडफॉल हो चुका है साइक्लोन यास। अब इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। जब प्रोसेस शुरू हुआ 9 बजे से, उसके बाद यहाँ बारिश थम सी गई है, क्योंकि साइक्लोन का ये मतलब जो रूल है, नेचर का रूल है, जब लैंडफॉल होगा तब बारिश नहीं होगी, जोर से हवा चलेगी। जो अभी जोर से हवा चल रही है, बारिश नहीं हो रही है। और ये जो उसका आई ऑफ द स्टॉर्म है, ये 35 किलोमीटर रेडियस है। इस 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर 4 जिला अभी आ चुकी है, 4 जिले आ चुके हैं। वो है भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर और बालेश्वर। ज़्यादातर नुकसान भद्रक और बालेश्वर में होगा, क्योंकि इस 2 जिले के बॉर्डर में ही धामरा पोर्ट है और उसके बाद एक एरिया है चांदवाली। इसी एरिया में ज़्यादातर नुकसान होगा। यह अभी लैंडफॉल कर चुका है। लैंडफॉल होने के बाद बारिश एकदम से थम सी गई है। मैं शक्ति को बोलना चाहूँगा, वो पूरा सीन दिखाए पूरा इस एरिया का, कि जहाँ पर अभी बारिश नहीं हो रही है। सुबह 8:30-8 बजे तक बारिश हो रही थी, तेज से हवा भी चल रही थी, लेकिन अभी बारिश थम सी गई है और जोर से हवा चल रही है। लगभग 80 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी हवा चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि पारादीप, चांदवाली, धामरा पोर्ट जिले राजेश
आई जी। अभी स्टॉर्म के आई के बीच में है। इसी ये भद्रक जिले से टकराने के बाद क्या स्थिति वहां दिख रही है? कुछ चीजें सामान्य हुई हैं या और ज्यादा तितर बितर पूरा माहौल हो गया है? हवाएं तेज चल रही हैं और उसके बाद से नुकसान कितना हुआ है? देखिए, धामरे से जो अभी तक सूचना आई हुई है वो ये है कि अभी जो पोर्ट एरिया है वहाँ पे ज़्यादा मतलब नुकसान हो रहा है, लेकिन जो पारादीप है और एक पोर्ट है वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम अभी जो स्टॉर्म की आंख है आई है अभी बीचों बीच अभी मौजूद है। और एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, यास तूफान ओडिशा के तट से टकराया है और ऐसे में यास तूफान का जो खतरा है लगातार अभी भी बना हुआ है। ओडिशा में ज्यादा खतरा बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के मुकाबले, लेकिन लैंडफॉल का 3 से 4 घंटे तक तेज असर बना रहेगा। बालासोर में 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मयूरभंज जिले में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। भद्रक बालासोर में 4 मीटर से ऊंची हाई टाइड की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। एनडीआरएफ समेत बाकी की सब टीमें तैयार हैं। रिलीफ कैंप में लोगों को लाया गया है। DG IMD has confirmed to me that landfall process has started, and this landfall process is expected to continue for 3 to 4 hours. So it's expected that by around 1 p.m. the tail end of the cyclone will also be completely moving to the landmass. This is making the landfall between Dhamra and Balasore, a little away from Dhamra towards Balasore. Most likely in that Remuna Balasore Sadar block border somewhere, and it is moving in a northwesterly direction. It will continue to move in Balasore district till afternoon around, and thereafter it will enter into Mayurbhanj district. The wind speed is estimated to be right now around 120 to 140 kilometers per hour, and it is expected that this wind speed will continue in Balasore district around 120 to 140 kilometers per hour. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.